हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न, पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है कन्हैयालाल सेठिया, गौरीशंकर ओझा, पंडित झाबरमल शर्मा या कविराज श्यामल दास। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, पंडित झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान रत्न कब दिया गया? गजल गायक है जगजीत सिंह जी, उनको राजस्थान रत्न कब दिया गया? 2012 में, 2014 में, 2016 में या 2015 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2012 में। यानी जगजीत सिंह जी है ना, उनको राजस्थान रत्न कब दिया गया था? 2012 में उनको राजस्थान रत्न खिताब दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल है ना, वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस झील को द्वितीय विश्व युद्ध में समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग किया गया था? यानी अंग्रेजों ने किस झील को द्वितीय विश्व युद्ध में समुद्री विमान आधार के रूप में प्रयोग किया था? राजसमंद झील, पुष्कर झील, कोलायत झील या सांबर झील? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजसमंद झील। राजसमंद झील को द्वितीय विश्व युद्ध में समुद्री विमान आधार के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, राजसमंद झील के निर्माण के बारे में तो आपको जानकारी वैसे भी है। इसका निर्माण 1662 में शुरू हुआ था और 1676 में निर्माण कंप्लीट हो गया था। और इसमें राज प्रशस्ति बनी हुई इसी झील के किनारे, जिसमें 25 शिलालेखों पर यह प्रशस्ति उत्कीर्ण की हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिलिसेट झील स्थित है। सिलिसेट झील कहाँ पे है? जयपुर में है, अजमेर में, अलवर में, बीकानेर में? सिलिसेट झील कहाँ पे स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर या बीकानेर? देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर। सिलिसेट झील कहाँ पे है? सिलिसेट झील है वो अलवर जिले में है। कहाँ पे है? सिलिसेट झील अलवर जिले में है। सिलिसेट झील अलवर जिले में है। अगला प्रश्न, जागती ज्योत पत्रिका का संबंध है। जागती ज्योत पत्रिका है ना, उसका संबंध किस जिले से है? उदयपुर, बीकानेर, अजमेर या भरतपुर? जागती ज्योत पत्रिका का संबंध किस जिले से है? तो जागती ज्योत पत्रिका का संबंध है बीकानेर जिले से। जागती ज्योत पत्रिका का संबंध किस जिले से है? बीकानेर जिले से जागती ज्योत पत्रिका का संबंध है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोडवाड़ी बोली किस बोली की उपबोली है? गोडवाड़ी बोली है ना, वो किस बोली की उपबोली है? मेवाड़ी की, मारवाड़ी की, ढूंढाड़ी की या मेवाती की? तो गोडवाड़ी बोली किस बोली की उपबोली है? तो ये मारवाड़ी बोली की उपबोली है। किस बोली की उपबोली है? मारवाड़ी बोली की उपबोली है। कौन सी? गोडवाड़ी बोली। ठीक है ना, गोडवाड़ी बोली मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वालर प्रसिद्ध नृत्य है। वालर है वो प्रसिद्ध नृत्य किनका है? सासी, भील, गरासिया या सहरिया? यानी वालर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? सासी जनजाति के द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है या सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। फल्गुबाई का संबंध है किस नृत्य से? संबंध है फल्गुबाई का भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, तेरहताली नृत्य से? तो फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध है वो चरी नृत्य से। किस नृत्य से है? चरी नृत्य से। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से? चरी नृत्य से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने लोकगीत को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है? यानी कौन से विद्वान है जिन्होंने लोकगीत को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक साहब? किसने कहा है ऐसा कि लोकगीत है वो संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है? तो ये कहा है अपने रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जो लोकगीत है वो संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देख लेते हैं इस बार गांधी ने लोकगीतों के बारे में क्या कहा है। तो गांधी जी है ना, उन्होंने लोकगीतों के बारे में कहा कि जनता की भाषा है। क्या कहा? जनता की भाषा है और संस्कृति के पहरेदार माना है। संस्कृति के पहरेदार और जनता की भाषा किसने माना लोकगीतों को? तो ये गांधी जी ने माना है। किसने माना है? गांधी जी ने माना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं
करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, कौन से गीत होते हैं वो? लांगुरिया गीत होते हैं, कुर्जा गीत होते हैं, लावणी गीत होते हैं, इंडोनी गीत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो लांगुरिया गीत होते हैं। कौन से गीत होते हैं? लांगुरिया गीत होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन ए, यानी लांगुरिया गीत है ना, वो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुंभलगढ़ किले की प्राचीर की लंबाई कितनी है? जो कुंभलगढ़ किला है उसके चारों तरफ प्राचीर बनी हुई है, उसकी लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है। तो कुंभलगढ़ किले की प्राचीर की लंबाई कितनी है? ये है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ किले की जो प्राचीर की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है, यानी बहुत लंबी प्राचीर है इसकी, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोरा बादल महल कहाँ पे स्थित है? गोरा बादल महल कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में है, जैसलमेर में, चित्तौड़ में, अजमेर में। गोरा बादल महल कहाँ पे है? देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। चित्तौड़ में। तो गोरा बादल महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ किले में गोरा बादल महल है। किस किले में? चित्तौड़ किले में गोरा बादल महल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? यानी कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? आहुआ का कामेश्वर मंदिर, बालोतरा का रणछोड़ मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर। तो इसमें से कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? तो आहुआ का कामेश्वर मंदिर, बालोतरा का रणछोड़ मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो रामगढ़ का भंडदेवरा बारा वाला मंदिर है ना, वो गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं है। बाकी सारे हैं। आहुआ का कामेश्वर मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली में है ना, और बालोतरा का रणछोड़ मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली में है, और ये जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार शैली में है। लेकिन जो भंडदेवरा बारा वाला मंदिर है ना रामगढ़ का, वो भूमिज शैली में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? भूमिज शैली में बना हुआ है, और ये गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिलवाड़ा में स्थित 22वें जैन तीर्थंकर, दिलवाड़ा में जो 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मंदिर है ना, उसका निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में नेमिनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भीमदेव ने करवाया, विमल शाह ने करवाया, वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया, शोभन देव ने करवाया। तो दिलवाड़ा में जो नेमिनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल साहब ने करवाया। किसने करवाया? वास्तुपाल और तेजपाल साहब ने करवाया। इसी नेमिनाथ जी के मंदिर को हम लुणव शाही मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुणव शाही मंदिर भी कहते हैं। किसे? इसी को, नेमिनाथ जी मंदिर को नेमिनाथ मंदिर कह दो या लुणव शाही मंदिर कह दो। और इस मंदिर का निर्माण 1230 में करवाया गया। और किसने करवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल ने इसका निर्माण करवाया। किसने करवाया? वास्तुपाल और तेजपाल ने लुणव शाही मंदिर का निर्माण करवाया, नेमिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये नेमिनाथ जी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयपुर के किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की थी? जयपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने 36 कारखानों की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवाई जय सिंह जी ने। तो 36 कारखानों की स्थापना किस शासक ने की थी जयपुर के? तो ये सवाई जय सिंह जी ने करी। किसने करी? सवाई जय सिंह जी ने 36 कारखानों की स्थापना करी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलवर के किस महाराजा के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था? यानी अलवर के महाराजा थे, उनके समय दो चित्रकार थे, का नाम था मूलचंद और दूसरे का नाम था उदयराम। उन्होंने क्या किया? हाथी दांत के फलक होते हैं ना, उस पर सूक्ष्म चित्रण किया। ठीक है, वो किस महाराजा के टाइम पे थे मूलचंद और उदयराम जी? तो मंगल सिंह के टाइम थे, जय सिंह के टाइम थे, विनय सिंह के टाइम थे, बलवंत सिंह के टाइम थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मूलचंद और उदयराम जो चित्रकार थे वो मंगल सिंह जी के टाइम थे। जो अलवर के महाराजा मंगल सिंह थे ना, उनके समय में थे मूलचंद और उदयराम। और उन्होंने क्या किया? हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। ठीक है, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण उदयराम और मूलचंद ने किया और मंगल सिंह जी के टाइम किया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाचते मयूर और कलाबाजी दिखाते वानर किस चित्र शैली की विशेषता है? नाचते मयूर और कलाबाजी दिखाते वानर किस चित्र शैली की विशेषता है? कोटा, अजमेर, बूंदिया, झालावाड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाचते हुए मयूर और कलाबाजी दिखाते वानर, ये बूंदी शैली की विशेषता है। किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली की विशेषता है। किस शैली की? बूंदी शैली की।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीपल पत्रा और अंगूठा नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? पीपल पत्रा और अंगूठा नामक आभूषण है ना, वो स्त्रियों द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? सर पे, कमर पे, कान पे, अंगुली पे। तो पीपल पत्रा और जो अंगूठा है वो कहाँ धारण किया जाता है? स्त्रियों द्वारा कान में धारण किया जाता है। कहाँ पे? कान में धारण किया जाने वाला आभूषण है। कौन सा? एक तो पीपल पत्रा, एक अंगूठा। कहाँ धारण किए जाते हैं? ये कान में धारण किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे धारण किए जाते हैं? कान में धारण किए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैन समाज का पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? जैन समाज का जो पर्युषण पर्व है ना, वो किस माह में मनाया जाता है? आश्विन, श्रावण, ज्येष्ठ या भाद्रपद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन समाज का जो पर्युषण पर्व है वो किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद माह में मनाया जाता है जैन समाज का पर्युषण पर्व है। कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संत माओजी द्वारा लिखित ग्रंथ क्या कहलाते हैं? संत माओजी ने जो ग्रंथ लिखे वो ग्रंथ क्या कहलाते हैं? शब्दावली, पदावली, चौपाई या चौपड़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संत माओजी द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो चौपड़ा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चौपड़ा। क्या ग्रंथ लिखा उन्होंने? चौपड़ा नाम का ग्रंथ लिखा उन्होंने, संत माओजी ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की किस पीठ की स्थापना संत रामचरण दास जी ने की थी? यानी रामस्नेही संप्रदाय की कौन सी पीठ है जिसकी स्थापना संत रामचरण दास जी महाराज ने करी थी? खेड़पा, शाहपुरा, रेहन या सेंथल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो शाहपुरा शाखा है ना, उसकी स्थापना रामचरण दास जी महाराज ने करी। किसने करी? रामचरण दास जी महाराज ने। रामस्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है उसकी स्थापना रामचरण दास जी महाराज ने करी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कृष्ण भक्त मीराबाई किस सदी की महान संत थी? यानी मीराबाई है ना, वो किस सदी में किस महान संत थी? 14वीं सदी की थी, 15वीं की थी, 16वीं की या 17वीं की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीराबाई जी है वो 16वीं सदी की महान संत थी। कौन सी सदी की? 16th सदी की, 16वीं शताब्दी की महान संत थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैसलमेर के किस शासक ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? जैसलमेर के कौन सा शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? अमर सिंह, हरराय भाटी, जवाहर सिंह या विजय राज भाटी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर के जो हरराय भाटी थे ना, कौन? हरराय भाटी, उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो जैसलमेर के हरराय भाटी ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जीज मोहम्मद शाही, ये एक बुक है, ये 1725 में लिखी गई। ये किसके द्वारा लिखी गई? जसवंत सिंह के द्वारा, भारमल के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा या अमर सिंह के द्वारा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जीज मोहम्मद शाही जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? सवाई जय सिंह के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? सवाई जय सिंह के द्वारा जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी गई। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक 1725 में लिखी गई। ठीक है, और किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा लिखी गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी? महाराणा प्रताप ने किस वर्ष मेवाड़ की राजगद्दी संभाली? 1570 में, 1571 में, 1572 में या 1573 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1572 ने। महाराणा प्रताप ने 1572 में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी। कब संभाली? 1572 में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी महाराणा प्रताप ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1948 को, 15 मई 1949 को, 15 मई 1950 को या 15 मई 1951 को? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 15 मई 1949 को विलय हुआ। कब हुआ? 15 मई 1949 को, 15/5/1949 को। ठीक है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ की गई? सन 1933 में सिरोही लोक परिषद की स्थापना कहाँ पे की गई? सिरोही में, बंबई में, कलकत्ता में या दिल्ली में? जो सिरोही लोक परिषद है ना, उसकी स्थापना कहाँ पे करी गई थी? 1933 में। तो सिरोही, बंबई, कलकत्ता या दिल्ली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिरोही लोक परिषद की स्थापना 1933 में हुई है। तो क्लियर हो गया। फिर ये कहाँ पे की गई? तो ये मुंबई में की गई। कहाँ पे की गई? मुंबई में की गई, सिरोही लोक परिषद। और कब की गई? 1933 में करेगी। और कहाँ पे करेगी? मुंबई में करेगी, बंबई में करेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? दिल्ली, मुंबई, उदयपुर या कानपुर?
राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? दिल्ली, मुंबई, उदयपुर या कानपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया? यानी 1921 1921 का साल था, उसमें 42वीं देवली रेजिमेंट थी एक, तो एक 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट थी, इनको समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह एक नई रेजिमेंट को बनाया गया। उस रेजिमेंट का नाम क्या था? भील कोर, आदिवासी कोर, गरासिया कोर या मीणा कोर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीणा कोर। यानी मीणा कोर का गठन किया गया किसके माध्यम से? 42वीं तो देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट, और इनको मिला के क्या बना दिया? मीणा कोर बना दिया। क्या बनाया? मीणा कोर बना दिया गया। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। किसान यूनियन क्यों पुस्तक के लेखक है? इस पुस्तक यानी किताब है किसान यूनियन क्यों, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? नैनूराम शर्मा जी है, रघुवर दयाल है, कुंभाराम आर्य साहब है, या फिर रामनारायण चौधरी साहब है? तो किसान यूनियन क्यों नाम की जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन सी, कुंभाराम आर्य साहब। कौन है? कुंभाराम आर्य साहब ना, उन्होंने लिखी है किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी है कुंभाराम आर्य साहब ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मकरम खान ने, चौधरी यासीन खान ने, बख्तार खान ने या बिलग्रामी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौधरी यासीन खान साहब थे ना, चौधरी यासीन खान साहब, उन्होंने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी मेव किसान आंदोलन हुआ था ना अलवर वाले क्षेत्र में, तो उसमें नेतृत्व किसने किया था? यासीन खान साहब ने किया था। किसने किया था? यासीन खान साहब ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेगू के किसान 1921 में किस स्थान पे एकत्रित हुए थे? बेगू के किसान एक जगह इकट्ठे हुए थे 1921 में। कहाँ पे हुए थे? मानगढ़ में, गिरधरपुरा में, बेरुकुंड में, मात्रकुंडिया में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनाल नाम की जगह है, वहां पे बेरुकुंड नाम की जगह है ना मिनाल में, वहां पे बेगू के किसान एकत्रित हुए थे 1921 में। कहाँ पे हुए थे? बेरुकुंड नाम की जगह पे एकत्रित हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेरुकुंड। बेगू के किसान 1921 में बेरुकुंड नाम की जगह पे एकत्रित हुए थे। जानकी देवी बजाज का संबंध कहाँ से है? जानकी देवी बजाज का संबंध है ना, वो कहाँ से है? सीकर से, जयपुर से, अजमेर से, अलवर से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जानकी देवी बजाज है ना, मूलतः वो कहाँ से है? वो सीकर जिले से है। कहाँ से संबंध रखती है? सीकर जिले से संबंध रखती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जोधपुर का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर जिला है ना, उसका दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मांड, शेखावटी, गुजरातरा या मेवात? तो जोधपुर जिले का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर जिले का दक्षिणी भाग है ना, वो गुजरातरा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गुजरातरा नाम से जाना जाता है जोधपुर जिले का दक्षिणी भाग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुजरातरा नाम से जोधपुर जिले का दक्षिणी भाग जाना जाता है। अगला प्रश्न है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से, पेट्रोलियम से, चांदी से या सोना से? तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? कपास से। किससे है? कपास से। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से है। और इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार देश के कुल चना उत्पादन में राजस्थान का प्रतिशत कितना है? यानी देश में कुल चना उत्पादन होता है, उसका कितना प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में होता है? 20.30%, 19.20%, 23.44% या 25.10%? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 23.44%। यानी अगर देश में अगर 100% चना उत्पादन होता है तो उसमें से 23.44% चना ना अपने राजस्थान में उत्पादित हो जाता है। कहाँ पे उत्पादित होता है? 23.44%, यानी ऑलमोस्ट 1/4 भाग हो गया है ना। ये इतना चना राजस्थान में उत्पादन होता है। वैसे 2-3 है, बाद में 2 बार 4 है, इस तरह से इसको याद भी रख सकते हो पॉइंटों के सहित भी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज 171, मोती, RCB 2 ये किस फसल की किस्में हैं? गेहूं की, बाजरा की, चना की या कपास की? तो राज 171, मोती और RCB 2 ये किस फसल की किस्में हैं? ये बाजरा की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? राज 171, मोती और RCB 2 हैं बाजरा की किस्में हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अफीम उत्पादन में टॉप का जिला कौन सा है? अफीम के उत्पादन में टॉप का जिला कौन सा है? भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़ या अजमेर? तो अफीम उत्पादन में जो टॉप का जिला है वो है चित्तौड़ जिला। चित्तौड़ अफीम उत्पादन में टॉप का जिला है। कौन सा जिला अफीम उत्पादन में सबसे टॉप है? तो वह चित्तौड़ जिला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य की इकोनॉमी में कृषि का प्रचलित कीमतों पर योगदान कितना है? यानी राजस्थान की इकोनॉमी की अगर बात करें है ना, तो प्रचलित कीमतों पर बात कर रहे हैं, तो कृषि का योगदान कितना है? तो कितना है? 30.23 है, 28.85 है, 27.15 है, 26.67 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30.23%। यानी
राजस्थान की इकोनॉमी जो कृषि का योगदान है वो है 30.23%, और ये है प्रचलित कीमतों पर। किन कीमतों पर? प्रचलित कीमतों पर ये है कृषि का योगदान, है ना। कितना है? 30.23%। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर या चित्तौड़ में? तो सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है? ये चित्तौड़ जिले में है। कहाँ पे है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र? सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र है चित्तौड़ जिले में। कहाँ पे है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र? चित्तौड़ जिले में। कहाँ पे है? चित्तौड़ जिले में। राजस्थान सिंचाई विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान सिंचाई विभाग की स्थापना 1948 में की गई, 1949 में की गई, 1950 में की गई, 1951 में की गई। तो राजस्थान सिंचाई विभाग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 में। राजस्थान सिंचाई विभाग की स्थापना 1949 में की गई। कब की गई? 1949 में की गई। अगले प्रश्न में चलते हैं। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिला कौन सा नहीं है? यानी कौन सा जिला है जो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित नहीं है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या जोधपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर जिला। यानी हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिला तो कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर से लाभान्वित होता है, लेकिन जोधपुर जिला इससे लाभान्वित नहीं होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य के कुल 295 वाटर ब्लॉक है, ठीक है। उनमें से अत्यधिक दोहित वाटर ब्लॉक कितने हैं? यानी कुल वाटर ब्लॉक कितने हैं? 295। उनमें से अत्यधिक दोहित कौन से हैं? कितने अत्यधिक दोहित है? 201 है, 203 है, 205 है, 210 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 203 वाटर ब्लॉक है ना 295 वाटर ब्लॉक में से, वो अत्यधिक दोहित है। कितने? 203 वाटर ब्लॉक 295 में से ये अत्यधिक दोहित है। क्या है? अत्यधिक दोहित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोदरा बांध किस जिले में है? सिरोही में, अलवर में, बीकानेर या अजमेर में? तो कोदरा बांध कहाँ पे है? कोदरा बांध है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में है कोदरा बांध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ल्हासी सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ल्हासी सिंचाई परियोजना किस जिले में? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या बारां? तो जो ल्हासी सिंचाई परियोजना है वो 12 जिले में। किस जिले में है? 12 जिले में। ल्हासी सिंचाई परियोजना 12 जिले में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1977-78 में, 1979-80 में, 1972-73 में, 1974-75 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में की गई। कब की गई? 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब की गई? 1977-1978 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेज की अवधारणा कहां से ली गई है? जो सेज है ना उसकी अवधारणा कहां से ली है? जापान से, चाइना से, अमेरिका या कनाडा से? तो सेज की अवधारणा कहां से ली गई है? चाइना से ली गई है। सेज की अवधारणा कहां से ली गई है? चाइना से ली गई है। राज्य में वनस्पति घी बनाने का पहला कारखाना कहां पे लगाया गया? भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो राज्य में वनस्पति घी बनाने का पहला कारखाना कहां पे लगाया गया? भीलवाड़ा में लगाया गया था। कहां लगाया गया था? राज्य में वनस्पति घी बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में लगाया गया था। अगला और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। रूडा की स्थापना कब की गई? जो रूडा है ना उसकी स्थापना कब की गई? राजस्थान अनअर्बन डेवलपमेंट एजेंसी। तो 1996, 1995, 1994 या 1993 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1995 में। रूडा की स्थापना 1995 में की गई। कब की गई? 1995 में रूडा की स्थापना की गई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने आज का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, और आज से हम एसएसटी के लिए भी, जो सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, और इस सीरीज का पहला वीडियो आज हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।